सेंटर ऑफ मास हमने बात की थी। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी? आपने दो तीन फोर्सेस अप्लाई की इस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर। F1, F2, F3 are different in magnitude, different in direction. आपने अप्लाई की डिफरेंट फोर्स at different point and you have observed the effect of all these forces acting simultaneously. जब ये तीनों फोर्स एक साथ एक्ट कर रही हैं तब आपने देखा कि इन सारी फोर्सेस का इफेक्ट क्या बनता है, और उस इफेक्ट को आपने नोट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि इन सब फोर्सेस का इफेक्ट मिलकर क्या बनता है। पता लगा इन सारी फोर्सेस से मिलकर के बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया ए वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपने इफेक्ट ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद आपने तीनों ही फोर्सेस को बॉडी के सिर्फ एक पॉइंट पर लगा दिया। जितनी भी आपकी फोर्स थी 1, 2, 3, 10 अलग अलग पॉइंट्स पर एक्ट कर रही थी। फिर आपने क्या काम किया, आपने ये सारी की सारी फोर्सेस आपने अप्लाई की एक ही पॉइंट पर। ये F1 आपने अप्लाई किया, इसी पॉइंट पर आपने अप्लाई कर दिया F2 वेक्टर, इसी पॉइंट पर आपने अप्लाई किया F3 वेक्टर, और देखा कि अब क्या इफेक्ट आता है। अब सेम इफेक्ट आता है या डिफरेंट इफेक्ट आता है? सारी की सारी फोर्सेस आपने एक ही पॉइंट पर अप्लाई की और देखा कि अब क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर वही इफेक्ट आ रहा है जो इफेक्ट इन तीनों फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट पर अप्लाई करने से आया था, तब आपने जिस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई की है ये फोर्स आपका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पर या बॉडी के बाहर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो सारी फोर्सेस जो आपने अलग अलग लगाई थी इस पॉइंट पर लगकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जो इफेक्ट आया था इन सारी फोर्सेस को बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर लगाने से। अलग अलग पॉइंट पर बॉडी की, आपको शायद उस दिन करके भी दिखाया था। ये एक बॉडी है मेरे पास, मैंने दो फोर्सेस लगाई, एक यहाँ फोर्स लगाई एक यहाँ फोर्स लगाई, देखा कि क्या इफेक्ट आ रहा है। दोनों फोर्सेस का इफेक्ट देख लिया क्या इफेक्ट आ रहा है। अब दोनों फोर्सेस मैंने यहाँ लगाई, नहीं आया वो इफेक्ट। फिर मैंने दोनों फोर्सेस यहाँ लगाई, नहीं आया वो इफेक्ट। फिर मैंने कोई एक पॉइंट ढूंढ लिया कि मैंने दोनों फोर्सेस यहाँ लगाई, अब पता लगा अब भी वही इफेक्ट है जो पहले आ रहा था। कब आ रहा था? जब ये दो फोर्सेस अलग अलग लगी थी। तो जिस पॉइंट पर मैंने दोनों फोर्सेस एक साथ लगा दी और वही इफेक्ट ले लिया जो इफेक्ट तब था जब फोर्सेस अलग अलग लगी हुई थी, तब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑन अ बॉडी इज center of mass on a body is a point on body or outside body such that number of forces acting at this point produce the same effect as is produced when the forces are applied on different point of the bodies. How to find center of mass mathematically? कैसे हम मैथमेटिकली फाइंड करेंगे? For a 2-point body system, there are two bodies, mass m1, there is another body of mass m2. The coordinates of this mass m1, the coordinates of mass m1 is x1, y1, z1, and the coordinates of this point mass m2 is x2, y2, z2.
So how to find the center of mass of these 2 point body system? M1 and M2 are the point bodies. M1 and M2 are point bodies. Point-wise bodies means the size of bodies itself is negligibly small as compared to the distance between the bodies. खुद इनका अपना साइज इनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. तो हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास? इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास. X coordinate of center of mass is given by M1 x1 plus M2 x2 divided by M1 plus M2. There are 3 coordinates x, y and z. Where is the center of mass? Center of mass will lie somewhere on the line joining the two bodies. इन दोनों लाइंस बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास. जरूरी नहीं है कि एट द सेंटर, बीचों बीचों. डिपेंड करता है कि दोनों में से M1 M2 किसका ज्यादा है किसका कम है. सपोज मैं कह रहा हूं कि M2 बड़ा है, M2 की वैल्यू mass of M2 is larger than mass of M1, then the center of mass will be close to M2, close to heavier body. जो भारी है उसके नजदीक होगा सेंटर ऑफ मास. जरूरी के बीचों बीचों. तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे आप? M1 x1 plus M2 x2 अपॉन M1 plus M2. इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे आप? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. इस सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 z1 प्लस M2 z2 अपॉन M1 plus M2. These are the coordinates of center of mass. Two-point masses 2 kg and 10 kg. 2 kg and 10 kg are located at -2, 5, 6 and 0, -2, -7. Find the position of center of mass these are the values for 2-point mass system. If the system has 3-point masses, if the system has 3-point masses, if the system has 3-point masses, say M1, M2 and this is M3 with coordinates. What are the coordinates of M1? x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3. So what will be the difference in this equation? There is only a very small difference. M3 x3 plus M3 here plus M3 y3 plus M3 here plus M3 z3 plus M3. There is only one difference. So if you have a large number of particles, so what will be done?
this x coordinate will be written as m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 up to mn xn whole divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn, number of particles. Mn, n is the number of particles. So what can you write up this whole equation in short form? This is the summation of product of m and x coordinate. This is the summation mi xi from I equals 1 to n. What is the denominator? It is the sum of masses. Summation mi from I equals 1 to n. So how will you write the y coordinate? Y coordinate of center of mass will be summation of mi yi, I start from 1 to n divided by summation of mi from I equals 1 to n. And what about z coordinates? Z coordinate of center of mass will be written like this: summation mi zi from I equals 1 to n divided by what? Again, summation mi from I equals 1 to n. Very simple. It's very simple. There is a equilateral triangle. There is an equilateral triangle and 3 point masses are placed at this equilateral triangle, at the vertices of equilateral triangle, and the masses are 100 gram, 200 gram and 150 gram. This mass is 100 gram, this mass is 200 gram and this mass is 150 gram. Okay, you have to find out the center of mass. You have to find out the center of mass. The side of equilateral triangle is 0.5 meter. The side, each side of equilateral triangle is 0.5 meter. This is the side, 0.5 meter, because it is equilateral triangle. Now there is a hint. There is a hint. You are not given the coordinates of these 3 point masses. So how to make coordinates? Consider one of the point mass at origin. Here you may consider this point A, this is B, this C. This A is at origin. So here are x and y axes. This x axis, this one is y axis, and your point mass A, lie on origin. So what will be the coordinates of this M1? Suppose it is M1. What is the coordinates of M1? 0, 0. It is a planar body. Okay, third dimension हमें लेनी नहीं है. So x coordinate of M1. So coordinate of M1. What is 0, 0? It is x1, it is y1. x1, y1 both are 0, 0. Now here, this is mass M2. How will you find the coordinate of this M2? How will you find the coordinate of this M2? With respect to A, with respect to origin. How will you find? Can anyone tell? Anyone have any idea? Now draw a perpendicular bisector. This M is the midpoint. To reach B, B पर पहुंचने के लिए, O से B पर पहुंचने के लिए पहले आपको O से या A से आपको आना पड़ेगा M तक along X axis, फिर आपको जाना पड़ेगा B तक along Y axis.
So how much do you have to travel along x-axis from O to M? How will you have to travel? It is the half of AC. What is the half of AC? It is 0.5 by 2 or simply 0.25. And what is MB? What is this MB? MB is the median. MB is the median of this equilateral triangle. So how will you find it? Using Pythagoras theorem. Use Pythagoras theorem in triangle OMB. In triangle OMB, OB square equals OM square plus BM square. OB square or AB square equals AM square plus BM square. You are given AB, you are given AM, you can find out BM. Okay. Now this will be the length BM. This will be the y coordinate of B. अभी आप खुद करके करेंगे इसे. Now what is the coordinate of C? What is the coordinate of C? You have to travel how much? 0.5 meter from A to C. From A to C you have to travel 0.5 meter. So x coordinate of C is 0.5. Y coordinate of C is 0 because you don't have to move along y axis. O से C पर पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस के अलाउंग तो चलना पड़ रहा है. कितना चलना पड़ रहा है? 0.5 मीटर. लेकिन O से C तक पहुंचने के लिए आपको ना तो y एक्सिस पर पॉजिटिव में चलना पड़ा, ना y एक्सिस पर नेगेटिव में चलना पड़ा. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0. ठीक है, राइट डाउन कीजिए अभी से. बेटा वहां से तो मैंने आपको अलग अलग किया था, आप फिर आके इसमें जुड़े जा रहे हैं. आप वहां बैठे बैठे कभी बराबर वाले की तरफ को चेहरा था आपका, कभी इधर को चेहरा था. अब यहाँ इससे करने लगे. इस पूरे का सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है. और सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए. आप यहां भी बना सकते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां से ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन ये देखना पड़ता है कि कहाँ ड्रॉ करना सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है. नाउ डिवाइड दिस एल इनटू 3 स्क्वायर्स. This the green square, this one the red square, and this one is a blue square. The center of mass of one of the square is this one. The center of mass of green square is at its center. Center of mass of blue square is at its center. So consider now there are only 3 points, M1, M2, M3. What is M1? 1 kg, because all the 3 squares are identical. Mass M2 is again 1 kg. Mass M3 is again 1 kg. Now what is the coordinate of this M1? What is the coordinate of this M1? To find coordinate of this M1, first you have to travel along x-axis, then you have to travel along y-axis. How much? How much do you have to travel along x-axis? You have to travel how much? 0.5. How much do you have to travel along y-axis? You have to travel 1 meter plus 0.5 meter. 1. So what is the coordinate of this M1? The coordinate of this M1 is 0.5, 1.5. This is x1, this is y1. x1, y1. And what is M1? M1 is 1 kg. Similarly, find out the coordinate of this M2 and M3 and then use equation to find out the center of mass of all 3-point objects. Coordinate of M1 is 0.5, 1.5,
कोऑर्डिनेट ऑफ M2 0.5 0.5, coordinate of M1 how much 0.5 1.5, coordinate of M2 how much 0.5 and 0.5, because you have to travel 0.5 along x-axis, then 0.5 along y-axis. Then coordinates of M3 how much? To reach M3 here you have to travel 1.5 along x-axis, then 0.5 along y-axis. It becomes 1.5 and 0.5. M1, M2, M3. M1, M2, M3 all are equal. How much? 1 kg each. Now, what is X1? X of CM. X of center of mass equals M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 divided by M1 plus M2. एक मिस्टेक आपको होती है, आप में से ज्यादातर मिस्टेक आप करते हैं, क्या करते हैं कि ये लिखा, फॉर्मूला लिखा नहीं और वैल्यू निकाल दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फॉर्मूला आपके माइंड में है, वैल्यूज आपकी कॉपी पर है, तो इससे पहले आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, बिकॉज हाफ नंबर इज असाइंड फॉर राइटिंग फॉर्मूला। बोर्ड में आधा नंबर सिर्फ इस बात का होता है कि आपने फॉर्मूला लिखा है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आधा नंबर आपको कट जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ये है आपका, तो सब कुछ ठीक है, आपको आता भी है, फिर भी आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिल पाएंगे, आधा नंबर उसमें से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला आप अपने घर लेके चले गए, अपने माइंड में, उसे कॉपी पर नहीं डाला आपने। एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है या ये कहीं से बराबर वाले से पूछ पाछ कर लिख दिया। जब आपके स्टेप्स मिसिंग होते हैं, जब आपके स्टेप्स मिसिंग होते हैं बोर्ड में, तो इट मे बी कंसिडर्ड एज चीटिंग। बराबर वाले से, आगे वाले से देख रहे थे, जो दिखाई दे गया वो लिख दिया, जो नहीं दिखाई दिया छूट गया। इट मे बी कंसिडर्ड एज चीटिंग। इट क्रिएट्स अ नेगेटिव और एग्जामिनर। इस क्वेश्चन में यहां मिस्टेक दिखाई दी, तो अब अगला क्वेश्चन भी एग्जामिनर बड़े ध्यान से चेक करेगा, क्योंकि मिस्टेक्स हैं यहाँ। जब आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगे, सारे स्टेप्स पूरे होंगे, तो फिर आगे भी जल्दी जल्दी चेक हो जाएगी कॉपी। तो इसलिए फॉर्मूला जरूर आप लिखेंगे, हमेशा फॉर्मूला आपको लिखना है, किस वैल्यू में वैल्यू, किस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की M1 X1 M2 X2, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इन्होंने, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, द x कोऑर्डिनेट इज 2.5/3। y कोऑर्डिनेट्स के लिए आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सारी इन्होंने ये, और अब आपका आंसर आ गया 2.5/3। सो लास्ट में आपको एक बात और लिखनी है, जैसे आपको हाफ मार्क्स गिवन है, हाफ मार्क्स आर असाइंड फॉर राइटिंग फॉर्मूला, हाफ मार्क्स आर असाइंड फॉर राइटिंग आंसर विद प्रॉपर यूनिट्स, विद प्रॉपर यूनिट्स। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो भी आंसर आपका इनकम्प्लीट है, आधा नंबर नहीं मिलेगा, आधे में से आधा यानी चौथाई नहीं मिलेगा आपको। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज coordinates of center of mass are what? 2.5/3, 2.5/3 when चलो वैन ना लिखो, डायग्राम अगर आपने बना रखा तो इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, लेकिन डायग्राम अगर ये ना बनाते तब आपको लिखना पड़ता कि आपने ओरिजिन कहाँ लिया है। अगर आप ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाते तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो सेंटर ऑफ मास निकाला, उस सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपने ओरिजिन लिया कहाँ है, लेकिन आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के आपके आंसर ये पूरा का पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया।